हेलो बच्चों, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज 30 दिन तक जो है 10th और 12th के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में मैं आपको मैथ और साइंस से रिलेटेड जो है मैं आपको 30 दिन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और जिस बच्चे ने इस 30 दिन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मेरे वीडियो को कंसिस्टेंसी से अच्छे से पढ़ लिया, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मैथ या साइंस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप हमेशा 90 क्रॉस क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्वेश्चनों को समझें और प्रैक्टिस करते रहें। तो आज मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके मैं 30 दिन तक आपको पढ़ाता रहूंगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और हर वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ज्यादा हेवी भी नहीं रहेगा, आपके लिए पढ़ने में भी ठीक रहेगा। और हर डे जो है आपको 10-10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ईमानदारी से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और जब आपका बोर्ड का पेपर आपके सामने आएगा फिर आप देखिएगा सर ने जो कहा था वो पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ। देखिए गाइस, तो आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैथमेटिक्स के। डे 1 है, 10th क्लास के स्टार्ट करता हूं। इसमें रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है 12th के लिए भी बताऊंगा। और वैसे ये 30 दिन तक आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए गाइस, तो आज मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं। ये क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब पोस्ट पे मिल जाएगा। फिलहाल आप यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद ट्राई करें एक बार क्वेश्चन को ना, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई करें और फिर आप देखें कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए गाइस, ये पहला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट लगा है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखिए ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ये एलएचएस दे रखा है, आरएचएस आपको लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो कभी भी आपके सामने ऐसा प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप पहला काम ये करेंगे कि जो लेफ्ट साइड में जितने भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उनको आप साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे ये सेक लिखा हुआ है, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप। इस वाले को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये पहले से ही साइन में कन्वर्ट है। ठीक है, अब मैंने सेक टेन को साइन और कॉस में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। फिर इन दोनों का देखिए एलसीएम सेम रहेगा तो कॉस थीटा ही रहेगा इसमें। ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा ये आ जाएगा। और यहां पर क्या भी क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ गाइस? अब मैं इसके नीचे एक लगा सकता हूं ना, सिंपल सी बात लगा सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, कॉस अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर कॉस थीटा ही मिलेगा। यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन। तो सब बच्चों को पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। सब बच्चों ने पढ़ा है ना ये वाला? उम्मीद है कितना पढ़ा होगा सब बच्चों ने। और ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर हुआ? फिर देखिएगा इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए थोड़ा सा जगह कम है, मैं थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर का, यहां से मिटा देता हूं हल्का सा, इतना तो कवर हो गया होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, पता है ना सभी को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब देखिए एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बदले में क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा बचेगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आरएचएस ही तो लेके आना था बेटा आपको, तो ये आ गया आपका प्रूफमेंट यहाँ तक। क्लियर हुआ सब बच्चों को यहाँ तक? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आपको तो वो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ये,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, आप वो लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होती हैं और दो लीनियर इक्वेशनों को आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है आजकल, है ना, तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या करना है आपको, इसको ग्राफिकल मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एक ये हो गया एंड दूसरा हो गया x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है बेटा, दिख रहा है ना, टू लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी पावर 1 है और टू वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है इसलिए बोल रहा हूं। और इक्वल में राइट वाला पार्ट भी है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन भी बोलूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। सबसे पहले इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इस वाले को सेकंड बोल दीजिए। पहले वाले बॉक्स के लिए या पहले वाली इक्वेशन के लिए आपको क्या निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स निकालना है इसके। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप ऐसे करके एक बॉक्स बना लेंगे। सब बच्चों ने ये प्रैक्टिस की होगी, वैसे आता भी होगा, ऐसा नहीं है। ये x हो गया, ये y। उसी प्रकार से सेकंड वाले इक्वेशन के लिए भी आप क्या बनाएंगे, ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे। इसमें भी आप एक जगह x लिखेंगे और दूसरी जगह y लिखेंगे। ये वाला जो है इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। अब क्या करना है, एक बार आपको x की जगह पे क्या रखना है, 0। अब आप सोचो, अगर आप x की जगह पे यहाँ 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सब बच्चों को समझ में आया। फिर दूसरे टाइम क्या करेंगे, जैसे आपने पहले x की जगह 0 रखा तो आपको y की वैल्यू मिल गई, वैसे आप y की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे तो y खत्म हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो ये 2 इसके अपोन में जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो सब बच्चों को बात समझ आई या नहीं आई। तो इस वाले पॉइंट से मुझे क्या पॉइंट मिले, फिर यहां से मुझे जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे 0,6 एंड क्या मिलेगा, 3,0। सबको क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। x की जगह 0 रखूंगा, पहले क्या रखूंगा, x की जगह 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा। देखो गाइस ये मिलेगा, ये प्लस का 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे आपने देखो, जैसे आपने x की जगह 0 रखा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y, ये प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू -2। अब -2 से -2 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं इस बच्चों को। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। फिर आप y की जगह 0 रखेंगे, जैसे आपने पहले x की जगह 0 रखा, अब आप y की जगह 0 रखिए। जैसे ही आप y की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस, यहाँ 0 रखने से पूरा 0 हो गया, ये प्लस का 2 वहां जाके क्या हो गया, माइनस का 2। x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -2। समझ आ गया सब बच्चों को, बहुत ईजी है। एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपको y मिल जाएगा, फिर आप y की जगह 0 रखेंगे तो आपको x मिल जाएगा। मतलब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। एक इंडिपेंडेंट है जो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं और दूसरा उस पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे x की जगह 0 रखा, 0 क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। लेकिन इस 0 से ये है कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो 0 रखने पे y मिला, यहाँ रखने पे ये मिला, तो एक इंडिपेंडेंट हुआ, दूसरा डिपेंडेंट हुआ। तो यहां से मुझे क्या पॉइंट मिले बेटा, पॉइंट बोल दो चाहे कोऑर्डिनेट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बोला है 0,1 और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, -2,0। क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक। ठीक है, अब आपको ये तो मिल गया, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ग्राफ बनाना है बेटा। देखो पेपर में तो आपको ग्राफ शायद मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आप कॉपी में स्केल से बनाइए, मैं यहाँ बनाता हूँ, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं सबको पता होना चाहिए। इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस खींचूंगा, क्या खींचूंगा, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। फिर यहाँ पर मैं एक लाइन और खींचूंगा, इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। इधर जितनी भी वैल्यू होती है सब कैसी होती है, पॉजिटिव। इधर कितनी सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव।
ऊपर सारी वैल्यूज कैसी होती है y की पॉजिटिव, नीचे कैसी होती है नेगेटिव, और बीच में क्या होता है ओरिजिन ओ। ठीक है, डन। चलो अब इन वाले पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए y वाले में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6, वो भी प्लस में है क्योंकि ऊपर तक 6 तक लेके जाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और x में हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो रही है 3, तो आप 3 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, वैसे आप आगे भी ले सकते हैं 4 5 6, यहां भी ले लीजिए। -1 -2 -3 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी -1 -2 -3 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन पॉइंटों को देख लिया करो, उतना रिप्रेजेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है बेटा 0,6, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 6 है प्लस का, तो मतलब ये कहां बनेगा, ये यहां बनेगा। सबको समझ में आया, ये कहां बनेगा यहां बनेगा। इसको क्या नाम दे देता हूं मैं 0,6 दे देता हूं, ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 3,0 कहां है बेटा, x की वैल्यू पहला x होता है ना फिर y होता है, x की वैल्यू +3 है, मतलब यहां हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी पॉइंट बोल दूंगा इसको मैं, ये आपका 3,0 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप खींच देंगे एक लाइन इस प्रकार से। आप इसके ऐसे खींचिएगा बेटा, सही से बनेगी लाइन आपकी, है ना। चलिए फिर इसी तरीके से आप इसको भी बनाइए यहाँ पर। तो x की जगह 0 और y की जगह पे क्या है +1, तो y +1 है, मतलब यहां आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ सी पॉइंट बोल देता हूँ। फिर -2,0 कहां होगा बेटा, देखो x की वैल्यू -2 है, मतलब यहां होगा, ये x होता है ना, ये भी x होता है, ये y है तो ऊपर वाला भी y होता है। ठीक है, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर -2 है और 0, मतलब ये पॉइंट यहां मिलेगा आपको। इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ डी पॉइंट बोल देता हूँ। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मिला दीजिए यहाँ से। इन पॉइंटों को मैं यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर मिला देता हूँ। आगे बात समझ में बच्चों को, सबको समझ आ गया यहाँ तक। तो ये लाइन और ये लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर ये और यहां पर ये, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा ई पॉइंट, यही पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो बेटा, यहां मेरे पास ग्राफ तो था नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। तो आप ग्राफ से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट कहां जा रहा है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है ना। तो आई थिंक ये 2,2 पर लाई करेगा शायद, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइंट 2,2 पे क्या करेगा, लाई करेगा। आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कि किस पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो 2,2 पे अगर इसने लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये हो गया आपका फाइनल यहाँ से आंसर। बोलो सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और सुने, मैंने बोला कि x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये मिलेगी। आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख के देखो, क्या यही आंसर आ रहा है। x की जगह मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 रखूंगा 6 या 6 के बराबर आ रहा है, मतलब इसके लिए ठीक है। यहाँ रखूंगा 2, यहाँ रखूंगा 2, तो 4 -2 ये प्लस और +2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ये पॉइंट अलग लाई कर रहे हैं, लेकिन आंसर इसका 2,2 ही आएगा। ग्राफिक बनाइएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया या नहीं आया। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा इसका। यहां तक बताइए, बात क्लियर हुई या नहीं हुई सब बच्चों को, क्लियर हुआ, ठीक है डन। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ये मेरा यहाँ का डे 1 का सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता रहता है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है आपको, अर्थमेटिकल प्रोग्रामेशन गिवन है, सभी को पता है ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक एपी गिवन है, एपी क्या दे रखा है 21, यहां दे रखा है 18, यहां दे रखा है 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इज 0 क्वेश्चन मार्क।
ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच टर्म ऑफ द एपी, आपसे बोल रहा है कि इस एपी में जीरो कौन सा टर्म है, इस एपी में जीरो कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है, पांचवे का, छठा, सातवां, कौन से नंबर का टर्म है वो आपको बताना है ना। विच टर्म करके पूछा है ना आपसे कि जीरो कहां होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एपी गिवन है, तो सभी को पता है एपी में पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और ए क्या दे रखा है आपको 21। इस एपी में जो पहला वाला टर्म होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, ए बोलूंगा। फिर क्या होता है, फिर होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सीडी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस चेक करा जाता है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डी से करूंगा। तो क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को रिमूव कर दो, है ना। तो 18 माइनस 21 कितना बचेगा, माइनस का 3। समझ आया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर बेटा, माइनस का 3 आ गया। अब आपको बताना है कि इस पूरे एपी में जीरो कहां आएगा, जीरो कहां आएगा। तो जो चीज मुझे निकालनी है कि जीरो कहां आएगा, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, लास्ट टर्म बोल देता हूं, जिसको एल बोलते हैं। इसको मैं क्या मान लेता हूं, जीरो मान लेता हूं। समझ आ गया यहाँ तक बेटा। जो भी टर्म आपसे निकालने के लिए बोलेगा, मान लो जीरो की जगह पे वो 5 बोल देता या 8 बोल देता, कुछ भी एक टर्म बोल देता, तो जो भी आपसे पूछेगा कि कहां आ रहा है, उसको आप क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। समझ आया, क्या मान लेंगे उसको, एल मान लेंगे, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अब समझ आ गया बच्चों को। और आपको क्या निकालना है, एन फाइंड कर देना है, एन आपको निकाल देना है कि कौन से नंबर का इस पे कौन से टर्म पे ये आएगा, ठीक है। चलिए, तो सब बच्चे जानते हैं वी नो डेट एल वाला फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सबको पता है ना कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एल की जगह 0, ए की वैल्यू कितनी है 21, एन आपको निकालना है -1, डी कितना है माइनस का 3। समझ आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन से ना एक बात मुझे याद आई कि कुछ बच्चे ने ना, मतलब पुराने बच्चों ने क्या किया, डी की जगह पर ब्रैकेट ना लगाकर उसने ऐसे लिख दिया, फिर वो ब्रैकेट ओपन करके माइनस कर रहा है। भैया मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट का जरा ध्यान रखें कि कहाँ ब्रैकेट लगाना होता है, कहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना होता है, ये बहुत जरूरी काम है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को। अब ये प्लस का 21 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई से कहा जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का 3। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 3 सत्ते 21 होता है, सभी को पता है। तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 8 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये वाली जो एपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ध्यान से देखिए, ये एपी कौन सा ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग, कम होती भी जा रही है। पहले 21, 18, 15, फिर 12, फिर और कम आएगा, तो ऐसे करके ये कम होता जा रहा है। तो कम होते होते कौन सा टर्म आएगा, 8वां टर्म आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। 8वां टर्म क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में एपी से, तो क्वेश्चन आता ही आता है बेटा कंफर्म। आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए या इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है कंफर्म, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी चीज में नहीं आएगी तो पूछिएगा, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, नो टेंशन। जिस प्रकार से क्वेश्चन करा रहा हूं ईमानदारी से वैसे क्वेश्चन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर हो गया सब बच्चों को, मिटा दू इसको, मैं देख लीजिए इसको, डन। चलिए अब हम लेते हैं आज का 4th क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक बात, ठीक है, डन। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है,
कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो आप। बेटा मैं आपको बता दूं अभी डे 1 है, पहला दिन है, थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हल्के 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 ग्रोथ करेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचा करो कि आसान है हम नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैंने आज पहला दिन था तो बेसिक क्वेश्चन ही डाले थे मैंने आज, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको एक पेयर गिवन है 2/√x प्लस 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1। ये मैंने ले लिया, एक पेयर ले लिया और आपसे बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ पेयर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन का पेयर गिवन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करके x और y की क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बताइए जरा मुझे। थोड़ा सा वीडियो को रोकिए आप खुद और 2 मिनट लीजिए और 2 मिनट करके देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं फिर आप वीडियो देखिए, ठीक है। चलो फिलहाल मैं करता हूं। इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बेटा कि इस वाले में भी 1/√x 1/√y 1/√x माइनस 1/√y, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है सेम है दोनों में। तो आप इसी को देख लीजिए आसान से। कोई भी बच्चा इस तरीके से करने की गलती बिल्कुल ना करे कि सर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन लगाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया सत्यानाश हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी वेरिएबल, मेरी बात को सुनना, कभी भी वेरिएबल अगर आपको इक्वेशन के डिन्यूमरेटर पार्ट में गिवन है, नीचे गिवन है वेरिएबल, तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कभी मत करना। अगर ये वेरिएबल न्यूमरेटर में गिवन होते तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे केस में आपको आंसर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा आंसर आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एक काम करते हैं 1/√x 1/√x यहां मिल रहा है, इसे आप कैपिटल A बोल दीजिए, एंड 1/√y 1/√y क्या बोल दीजिए आप, B बोल दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√x को मैंने A बोल दिया, 1/√b को मैंने क्या बोल दिया, B बोल दिया, ठीक है। लाइट करके लिख लीजिएगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे, अब यहां पर ठीक है गाइस, देखिए तो यहां पर लिखा है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और ये गिवन है आपको। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि 1/√x और 1/√y को क्या मान लेंगे आप, a और b मानेंगे अगर नीचे x y गिवन है तो। अब आप इसको यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए गाइस ऊपर लिखा हुआ है 2 और यहाँ 1/, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 1/√x, ऐसे लिख सकता हूँ ना इस वाले पार्ट को, गौर करो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, और इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, a। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2a, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है डन हुआ। ऊपर वाला लिखना है फिर a, फिर 3 ऊपर वाला लिखना है फिर b, ठीक है देखो ठीक है ना यहाँ तक। चलो ऊपर 2, इसके लिए क्या आ जाएगा a प्लस ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, नीचे क्या है √y के लिए क्या लगाना है b इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहां पर देखिए ऊपर 4 लिखा है तो a आ जाएगा, माइनस 9 लिखा है तो b आ जाएगा इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया तो बच्चों को यहां तक। तो यहां से आपको देखो एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन ये मिली। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, कोई भी मेथड लगा दीजिए, आप a और b फाइंड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ज्यादा ठीक रहता है हमारे लिए। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा ना, दोनों बराबर करने होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, पता होगा आपको। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे करना पड़ेगा। तो 6a 9b इज इक्वल टू 6,
और नीचे वाले में से मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं की है तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10a हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना बचेगा? 5। अब ये इसके अपॉन में जाएगा, अब ये इसके अपॉन में जाएगा तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। 5 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया आपकी a की वैल्यू। सबको समझ में आ गई यहाँ तक बात? सबको समझ में आ गया? अब इस a की वैल्यू को क्या करेंगे आप? इस a की वैल्यू को उठाकर या तो a में एक इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं 1 में रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है आपकी? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो 2a की जगह पे 1/2 रख दो, प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा, प्लस 3b इज इक्वल टू 2। प्लस का 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 3 यहाँ क्या बचेगा? 3b इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये इसके अपॉन में जाएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये आ गया आपके पास b की वैल्यू। सबको समझ आ गई यहाँ तक? a और b की वैल्यू सबको समझ आ गई? अब आप ये a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि आपका मेन काम x और y निकालना है, ना कि a और b करके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ बेटा, यहाँ तक थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा सब। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से ना। a की वैल्यू मुझे 1/2 मिली है और b की वैल्यू 1/3, यहाँ पुट करता हूँ मैं। तो 1/√x इज इक्वल टू a की जगह पे 1/2 रखा, एंड 1/√y, b की जगह पे क्या रखूंगा? 1/3 रखूंगा। सबको समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब यहां से रूट हटेगा तो क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। सबको पता है ना? तो 2 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। रूट हटेगा तो राइट साइड पे स्क्वायर लगता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसको भी इसी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √y इज इक्वल टू 3। यहां से रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ये आ गया आपका x और y की वैल्यू। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे अगर वेरिएबल हुआ तो फिर इसको इस तरीके से करना है, अगर ऊपर वेरिएबल हुआ तो एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन हो गया यहाँ तक? देख लीजिए एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, डन। चलिए अब करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। ठीक है, अभी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, 5वां क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। देखिए, हाँ एक क्वेश्चन है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक लेते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इन अ बैग देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मतलब एक बैग है और उस बैग के अंदर 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इट इज रेड। तो आपसे पूछ रहा है कि रैंडमली उस बैग में से आपने जो बॉल निकाली है वो रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पुराने पेपर देखिएगा, पुराने पेपर में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सबसे पहले इसमें गिवन वाला क्या पार्ट है आपका? गिवन वाला क्या पार्ट है उसको लिखते हैं पहले। इस क्वेश्चन में आपको रेड बॉल्स दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर आपको रेड बॉल्स गिवन है बेटा, रेड बॉल्स। ठीक है, या नंबर ऑफ रेड बॉल्स ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है इसमें? इसमें दे रखी है आपको रेड बॉल्स 3 दे रखी है, 3। फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 हो गई। क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक बात? ठीक है, अब रेड बॉल्स इतनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। ठीक है, चलो याद रखिएगा बात को। समझ आ गया? चलो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी? पी
आर, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी को हम पी से डेनोट करते हैं। अगर मुझे रेड बॉल के बारे में पता करना है तो अंदर में आर लिख दूंगा, ठीक है। ये फाइंड करना है मुझे, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले गिवन, फाइंड और फिर सॉल्यूशन, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगाओ, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखिए रेड बॉल कितनी हो गई, ब्लैक कितनी हो गई, तो आप मुझे बताओ टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी। फिर एक बैग है, उस बैग में रेड है ब्लैक दोनों बॉल्स पड़ी हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, दोनों का ऐड कर दो। तो रेड प्लस ब्लैक इज इक्वल टू 8। इसका मतलब उस बैग में 8 बॉल्स हो गई टोटल, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सभी को पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, है ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि टोटल जो कंडीशंस है वो नीचे आ जाएंगी, और रेड बॉल्स की जो कंडीशन है कितनी है, 3, यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/8 आपका टोटल आंसर। बोलो बात समझ आगे से बच्चों को या नहीं आगे। मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें आपको और बताता हूं। इस वाले क्वेश्चन में अगर रेड बॉल की जगह पर वो ब्लैक बॉल निकालने के लिए बोलता, मान लो रेड की जगह ब्लैक बॉल निकालने के लिए बोलता, तो टोटल तो नीचे सेम रहेगा, टोटल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। समझ गया यहाँ तक बात। और एक बात और सुनना, प्रोबेबिलिटी में कुछ बातें हैं, ये तो सबको समझ आ गया ना ये वाला, ठीक है। मैं बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। परसेंटेज में पूछेगा तो 100%, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे लो जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। कितनी होती है, 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी में कोई भी आंसर 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। और कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। पेपर में पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम कंडीशंस होती है वो कितनी होती है, 1, और सबसे लोअर कंडीशन में होती है 0। याद रखना इस बात को, ठीक है। डन हो गई। चलो, ये समझ आगे सब बच्चों को, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रोबेबिलिटी के मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आज मैंने जैसे बताया कि डे 1 है, तो डे 1 में बेसिक चीज लेंगे अभी, ठीक है, जो आपको अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन मिलेगा आपको 9/11 तब जब आप उसके न्यूमरेटर में और डिन्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं। फिर दूसरा केस, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिन्यूमरेटर इट बिकम 5/6। दूसरा केस ये है कि अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों पार्ट में 3 ऐड कर दें तो मुझे जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 5/6 मिलेगा। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूं, बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए आपको क्या क्या गिवन था, इसमें 2 केस निकलेंगे बेटा आपके सामने। सबसे पहले आप लेट कर लो, है ना। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे। जो भी आपको फ्रैक्शन निकालना है, लेट फ्रैक्शन, जो आपको फ्रैक्शन निकालना है उसको आप x/y बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, x/y बोल दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर को मैंने x बोल दिया और डिनोमिनेटर को मैंने y बोल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 केस बनेंगे आपके सामने। केस नंबर 1, पहला केस क्या बोल रहा है, पहला केस ये बोल रहा है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करा जाता है। चलो कर देते हैं। ये है मेरे पास फ्रिक्शन, ये बोल रहा है कि इसके न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों में 2 ऐड कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो मुझे कितना मिलता है, तो मुझे 9/11 मिलता है। 9/11 मुझे प्राप्त होता है। बोलो सब बच्चों को बात समझ आ गई नहीं आ गई। अरे बेटा क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों में 2 ऐड कर दीजिए तो आपको 9/11 मिल जाएगा। तो मैंने ऊपर भी 2 ऐड कर दिया और नीचे भी 2 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 9/11 मिल गया। आगे समझ में। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, जब 11 मल्टीप्लाई करेगा तो
11x+2, 9 मल्टीप्लाई करेगा तो 9y+2 हो गया। अब 11 यहां मल्टीप्लाई करेगा कितना बन जाएगा, 11x बन जाएगा। 11 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 22 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 9y हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 18 हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया। अब x और y को एक तरफ कर दो, 11x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। यहाँ 18 बचेगा, यहाँ माइनस का 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11, 9y माइनस का 4 बचेगा। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। बताओ सब बच्चों को बात समझ आगे नहीं आ गई, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब यहां से मैं ले लेता हूं केस नंबर 2। केस 2। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है? दूसरा केस ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पर 5/6 हो जाता है। जैसा इसको किया वैसे इसको कर दो। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 5/6 मिल जाएगा। फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था वैसे यहां भी मल्टीप्लाई करो। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 6x+3, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5y+3, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 6x, ये हो जाएगा 18, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5y, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 15 हो जाएगा। 5 या 15। अब x y को एक तरफ कर दो, 6x इधर जाएगा तो माइनस का 5y, ये हो जाएगा 15 माइनस का 18। आगे का क्वेश्चन में अब यहां से क्या मिला मुझे, 6x माइनस का 5y, यह कितना होगा बेटा, माइनस का 3। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सबको क्लियर होगी बात यहां तक? तो एक इक्वेशन मुझे ये मिला और एक इक्वेशन मुझे ये मिला, यही दो इक्वेशन मेरे काम के हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करूंगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, चाहे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दो, जो अच्छा लगे उसको उससे सॉल्व करोगे। तो एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आप एलिमिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एलिमिनेशन वाला मेथड सिखाया था, उसमें एक को बराबर करके कट करते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे बेटा कि यहाँ पर x की और y की वैल्यू क्या आई है, x की और y की वैल्यू क्या आई है, उसको आप निकालिए एलिमिनेशन मेथड से और निकाल कर मुझे बताइए, और जो भी निकलेगा उसको यहाँ रखना, तो आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। सबको समझ की बात? ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे दे रहा हूँ बेटा, मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन कराए हैं, छठा वाला क्वेश्चन आप ईमानदारी से करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, ठीक है। डन हो गया? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ऐसा नहीं है बेटा कि आप खाली बस देखते रहो क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस भी करो, ठीक है ना। और जब आप मेरी वीडियो देखो तो कॉपी और पेन होना चाहिए बिल्कुल हाथ में। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ सवाल, वैसे वैसे आप भी करते रहेंगे सवाल, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, आलसपन नहीं दिखाना है किसी को भी, ठीक है ना। अच्छे से करने हैं क्वेश्चन, आलसपन नहीं दिखाना है क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से बात को सुनिएगा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, मैं लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन में क्या है, आपको एक एपी है और उस एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है 5। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है। द लास्ट टर्म इज 45। इसका लास्ट टर्म आपको गिवन है। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं ना, और फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। बोलो सब बच्चे बोलो। यहाँ आ जाएगा 45। फिर सम ऑफ टर्म इज 400, और जो टर्म का सम है उसको क्या बोलेंगे, एस एन बोलेंगे, ठीक है। ये कितना दिया है आपको, 400। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपको फाइंड करना है, देखिए अब आपको यहां पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी मतलब एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सीडी निकालना है, जिसको मैं डी भी बोलता हूं, क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन भाई, बहुत ही
सस्ता क्वेश्चन है ना। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सम है और आपको ये निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसमें लास्ट टर्म आपको 45 दे रखा है। सब बच्चे जानते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है, बिल्कुल होता है। अब एल की वैल्यू आपको गिवन है, 45 रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ए 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एन माइनस वन, ना तो एन पता है मुझे ना डी पता है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है, ऐसी रहने दो। इसको इधर ले आओ, 45 माइनस 5 कितना बचेगा, 40। एन माइनस वन और डी, इस बात को याद रखें भाई। एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, 40 है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, अब सम गिवन है मुझे, ठीक है। सम कितना है, 400 है। सब बच्चे जानते हैं कि एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, ठीक है, टू, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा, एक एल वाला फॉर्मूला भी था ना इसका, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 400 बोला, यहाँ तक तो बच्चों को समझ नहीं आया। एक एल वाला फॉर्मूला भी होता है, एन बाई टू ए प्लस एल करके, है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ए प्लस एल करके लगाएंगे तो आपको एन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ से, वही लगाते हैं क्या, वही लगा दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, है ना, दोनों ही बात ठीक है। चलो इसी से कर लेते हैं। एन बाई टू, टू ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ 5 रखिए, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ 40 रख दो, बराबर 400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 40 और 10 50, एन बाई टू इंटू 50 बराबर 400, सही है। 2 से काट दो इसे, कितना आ गया, 25। एन इंटू 25 इज इक्वल टू 400। अब ये मल्टीप्लाई से कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। सबको समझ आया यहाँ तक, कितने कितने बार में जाएगा बेटा ये, है किसी को कोई आइडिया, 16 बार में, देखो, हाँ सही है। 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 16 हो गया, सही है। काट के देख लेना, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब इस एन को आप यहां रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ऊपर का, हल्का सा देख लो, यहाँ तुम आ गया ना, ठीक है। ऊपर का मिटा देता हूं तो थोड़ा जगह बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर रख दो, तो 40 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो 16 माइनस 1 डी हो जाएगा। तो 40 बराबर कितना हुआ, 15 गुणा डी, ये इसके अपॉन में जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 40 बटे 15। अब इसे आप कट कर दीजिए 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, आंसर आ गया 8/3। तो एन की वैल्यू होगी 16 और डी की वैल्यू होगी 8/3। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई कमी लग रही है, कोई दिक्कत हो रही है सवाल सीखने में, कोई सवाल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट मुझे कर दीजिए, ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें लिखा है इफ, इसमें दिया है डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक डायग्राम गिवन है बेटा, मैं बना देता हूं डायग्राम, ऐसे करके कुछ गिवन है। यहां पर ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है और ये ई है, ये 3, ये 3, ये एक्स और ये 4, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये लाइन इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है,
अगर किसी भी ट्रायंगल में उसके बेस के पैरेलल अगर एक लाइन है और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो साइड वाली जो लाइंस होती है वो सेम रेशियो में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, है ना, सॉल्यूशन देखिएगा, डायरेक्ट करता हूं मैं, आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, 3/3 और x अपॉन 4, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। इससे ये कट करो तो 1/1 x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं थेल्स। अभी मैं इसका प्रूफमेंट भी कराऊंगा, है ना। अभी मेरा ये डे 1 चल रहा है, डे 2 या 3 में देखते हैं, मैं आपको थेल्स का पूरा प्रूफमेंट कराऊंगा, है ना। अभी थोड़ा बोर्ड आपको छोटा लग रहा होगा ना स्क्रीन, अभी मैं सही कर दूंगा उसको, ठीक है। डे 1 है, काम चलाइए, डे 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थेल्स थ्योरम का प्रूफमेंट कराना है, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस ईमानदारी से करते रहिए। क्वेश्चन में आया, थेल्स थ्योरम पढ़ लेना, मैं आपको प्रूफमेंट भी कराऊंगा इसका, ठीक है। पेपर में आता है, 5 नंबर में आता है प्रूफमेंट, ठीक है, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। For what value of k will be the following pair of linear equation? I repeat, for what value of k will be the following pair of linear equations have infinitely many solution? मतलब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, बात को सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आपको सबको पता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं, तो उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला केस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सभी को यहाँ पर बातें पता होना चाहिए। फिर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ऐसा केस आता है, तीनों के तीनों बराबर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। सभी को पता होना चाहिए। फिर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, नो सॉल्यूशन हो जाता है। ये 3 केस है जो तुमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस वाले मेथड से, इस वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे, लिख के ले लीजिए ये बात। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले बोल रखा है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये वाला केस लगाऊंगा मैं। कौन सा केस लगाऊंगा, ये वाला केस। अगर पेपर में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जगह पर यूनिक सॉल्यूशन दे रखा होता, तो फिर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगाता। सबको क्लियर होगी बात। चलिए, तो क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो कौन सा केस लगाऊंगा, सेकंड केस लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे, गौर करिएगा। देखिए, सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों केस क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो a1, ये वाली जो वैल्यू होती है a2, ये वाली वैल्यू b1, ये वाली वैल्यू b2 होती है। सभी को पता होगा, ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा b1 है, ये वाली वैल्यू c1, ये वाली वैल्यू क्या होती है a2, ये b2, और ये वाली वैल्यू क्या होती है c2। सबको समझ आ गई बात, रख दो यहाँ पर। तो देखो, a1 कितना है 4, a2 कितना है k, b1 कितना है 5, b2 कितना है 10, ठीक है।
यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर तीसरा वाला टर्म है ही नहीं, है ना, वो जीरो जीरो ले लिया है वैसे, लेकिन जीरो जीरो कोई है नहीं काम का। अगर जैसे आप जीरो बाय जीरो ले लेंगे तो कोई वो थोड़ी है, ये तो मतलब डिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप इसको मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे काम चल जाएगा। फिर मतलब जीरो अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं है बेटा, जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, जीरो से जीरो काटूंगा वन आएगा क्या, सोच के देखो। यहाँ अगर जीरो अपॉन जीरो ले लूंगा तो काट के क्या आएगा, वन आएगा ना, है ना, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे हम। ठीक है, खाली इसको लेंगे a1/a2 b1/b2 बस, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला बन जाएगा। पाया, चलो, तो 4/k इज इक्वल टू 5 से काट दीजिए 1/2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आप, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 हो गई। तो ये हो गया आपका यहाँ पर k की वैल्यू सॉल्व। देखिए बेटा, तो आज मैंने आपको डे 1 लिया, और डे 1 में मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं। अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, आज 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, आप सोच के देखो 30 दिन में, एक दिन में 10 क्वेश्चन, 30 दिन में 300 क्वेश्चन। अब आप सोच के देखो 300 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो क्या इतना खतरनाक लॉजिक है हमारा, या इतना बेकार लॉजिक है कि कुछ नहीं फंसेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप 30 दिन तक लगातार मुझसे पढ़ लिए, डे 1 डे 2 डे 3 करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, आपको मैथ में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप देख लेना, जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो फिर आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। मैं यह बात आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ ये बात। आज डे 1 था, इसलिए आपको थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, थोड़े सस्ते क्वेश्चन लगे होंगे। अब टाइम बीतता रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाते रहूंगा, बस आपका सपोर्ट अच्छे से होना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करिए और आप मुझे बताइए सर इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। कमेंट जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। और वीडियो को करने से पहले आप जरूर देखें उसको कि किस तरीके से इसको करा जाएगा। थैंक्स।